फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के पैथोलॉजी सब्जेक्ट का हम टॉपिक देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन आया था इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर, उसका कॉम्प्लिकेशन, साइन एंड सिम्टम्स और पैथोलॉजिकल चेंजेस, ये पूरा क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 12 मार्क्स का था टोटल। तो आज हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो हम सबसे पहले पेप्टिक अल्सर की डेफिनेशन देखेंगे। पेप्टिक अल्सर एक्चुअली में होता क्या है। सो इसकी डेफिनेशन है, पेप्टिक अल्सर इज लोकलाइज्ड ब्रीच इन द म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द स्टमक और डिओडिनम दैट एक्सटेंड थ्रू द मस्कुलरीज म्यूकोसा एंड एक्सपोज टू गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन। मतलब पेप्टिक अल्सर क्या है, ये ब्रीच जो म्यूकोसल लाइनिंग है उसमें ब्रीच मतलब कि छाले टाइप का पड़ जाना, उसको कह रहा है किसमें, म्यूकोसा लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो हमारा स्टमक है उसको एक म्यूकोसा लाइनिंग रहती है जो हमारे स्टमक को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जब भी हमारे स्टमक में जैसे HCl सिक्रीट होता है या कोई भी हम एसिडिक सब्सटेंस खा लेते हैं तो उसके प्रोटेक्ट करने के लिए एक म्यूकोसा लाइनिंग होती है जो कि क्या करती है, पेट को कवर करके रखती है और उसको प्रोटेक्ट करती है डैमेज होने के लिए। अब क्या होता है, ये डिओडिनम में भी हो सकता है पेप्टिक अल्सर। डिओडिनम मतलब कि हमारा जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइनिंग का जो पार्ट रहता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको बोलते हैं डिओडिनम। दैट एक्सटेंड थ्रू द मस्कुलरीज म्यूकोसा एंड इज एक्सपोज टू गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सी। क्या होता है, ये एक्सटेंड होते होते कभी कभी हमारे मस्कुलरीज में हो जाता है। मस्कुलरी म्यूकोसा मतलब कि जो हमारा GI ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, वो ना 7 लेयर से बने हुए हैं जिसमें कि एक लेयर क्या होता है, मस्कुलरीज होता है। इसका मतलब ये है कि जो एसिड है, जो ब्रीच हमारा है, वो कभी कभी इतना एक्सपोज, इतना एक्सटेंड हो जाता है कि वो हमें मस्कुलरीज म्यूकोसा तक भी पहुंच जाता है। और ये ज़्यादातर किस चीज़ से एक्सपोज होता है, हमारे गैस्ट्रिक एसिड से या पेप्सिन से। इसका हम इटियोपैथोजेनेसिस देखेंगे। इटियोपैथोजेनेसिस मतलब कि क्या बोल रहा है कि इटियो मतलब कि कॉजेस और पैथोजेनेसिस की मतलब वो कॉज कैसे हो रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है। मतलब कि जैसे मान के चलो पेप्टिक अल्सर का फर्स्ट है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, तो ये तो इसका कॉजेस हो गया। लेकिन ये बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करने के बाद कैसे उस चीज को मतलब पेप्टिक अल्सर को कॉज कर रही है, तो ये हम देखेंगे क्योंकि इटियोपैथोजेनेसिस क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। तो देखो सबसे पहले इटियोलॉजी देखेंगे। इटियोलॉजी में हमारा सबसे पहले आता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। ये मोस्ट कॉमन कॉजेस है पेप्टिक अल्सर का। ये क्या करता है, हमारे जो म्यूकोसल सेल है उसको डैमेज कर देता है, जो गैस्ट्रिक एसिड है उसके सिक्रीशन को बढ़ा देता है। जो पाइलोरी इन्फेक्शन है, सिंपली इसका काम क्या रहेगा, ये हमारे म्यूकोसल सेल को डैमेज कर देगा और दूसरी चीज जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन है उसको इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारा म्यूकोसल लाइनिंग थी हमारे गैस्ट्रिक की, स्टमक की, वो डैमेज हो जाएगी और कहीं ना कहीं वहाँ पे अल्सर फॉर्म होने लगेगा। देन सेकेंड इटियोलॉजी हमारा NSAID। देखो NSAID सुना होगा कि जब भी कोई पेशेंट जो रहता है अगर उसको पेप्टिक अल्सर है या गैस्ट्राइटिस है तो हम ऐसे पेशेंट को मेडिसिन देते टाइम, प्रिस्क्रिप्शन देते टाइम हम उसको NSAID ड्रग प्रिस्क्राइब्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसे ड्रग रहते हैं जो इस चीज़ को और बढ़ावा देते हैं। तो बेसिकली जो NSAID वो क्या करता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन को इनिबिट कर देता है। देखो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, ये भी हमारे गैस्ट्रिक लाइनिंग जो म्यूकोसल लाइनिंग है उनको प्रोटेक्ट करती है। ये क्या कर देगा, उसको इनिबिट कर देगा। और जब प्रोस्टाग्लैंडिन को इनिबिट कर देगा तो क्या होगा, जो हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी और जिसके वजह से क्या होगा, अल्सर फॉर्म होने लगेगा। देन हमारा थर्ड है इटियोलॉजी स्ट्रेस। कभी कभी हो जाता है कि अगर हमको फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे बर्न हो गया, ट्रॉमा हो गया या सर्जरी हो गई, इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारे पेप्टिक अल्सर फॉर्म हो सकते हैं। कि ऐसे कैसे हो सकते हैं, जो म्यूकोसल में जो ब्लड का फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर हमारी सर्जरी की कंडीशन है, ट्रॉमा हो गया, बर्न हो गया है, तो जो म्यूकोसल लाइनिंग है उसमें प्रॉपर ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं वो किस चीज़ को इंक्रीज करेगा, पेप्टिक अल्सर फॉर्मेशन में भी उसको चीज़ को वो बढ़ावा देगा, पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। ठीक, देन फोर्थ है हमारा स्मोकिंग एंड अल्कोहल। स्मोकिंग एंड अल्कोहल से भी पेप्टिक अल्सर होते हैं, ये भी मोस्ट कॉमन टाइप में आता है। देन हमारा फिफ्थ है हाइपर सिक्रेटरी कंडीशन। हाइपर सिक्रेटरी कंडीशन वो होती है जो जिस डिसीज़ में कोई भी चीज़ का सिक्रीशन एक्सेसिव अमाउंट में इंक्रीज हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है। अगर ये ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया है, कभी कभी जो पेशेंट रहता है उनको सिंड्रोम रहता
रहता है, लेकिन वो कब किसी पेप्टिक अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है पता नहीं चलता। इस सिंड्रोम में होता क्या है, जो गैस्ट्रिक का सिक्रीशन है, जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन ट्यूमर है, वो क्या कर देते हैं, एसिड प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। देखो गैस्ट्रिक सिक्रीशन ट्यूमर मतलब कि ट्यूमर मतलब समझते हो कि एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ हो जाना। तो मतलब हमारा जो स्टमक है उसकी लाइनिंग में एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ हो गई है, और वो सेल क्या कर रहे हैं, एक्सेसिव अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एसिड क्या करेगी, हमारा जो म्यूकोसल लाइनिंग है उसको एक्सपोज कर देगी, और जिसके वजह से वहाँ पे क्या होगा, पेप्टिक अल्सर का फॉर्म होने लगेगा। देन सिक्स्थ है हमारा जेनेटिक फैक्टर। कभी कभी फैमिली हिस्ट्री या ससेप्टिबिलिटी, या मतलब कि ये चीज़ जेनेटिकली या फैमिली टू फैमिली, अगर मैं किसी पेरेंट्स को हुआ होगा या फैमिली मेम्बर में किसी को ये चीज़ हुई होगी, उनका हिस्ट्री होगा, तो कभी कभी होता है कि वो पर्सन को पेप्टिक अल्सर हो इन फ्यूचर। देन डाइटरी फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पेप्टिक अल्सर होने में, क्योंकि अगर हम ज़्यादा स्पाइसी फूड, कैफीन का अगर इनटेक करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो म्यूकोसल लाइनिंग है, हमारा जो पेट है, उसमें एसिड का सिक्रेशन इंक्रीज कर देगी, और वो क्या कॉज कर देगा, पेप्टिक अल्सर कॉज कर देगा। अब देखो ये हमारा कॉजेस था, बेसिकली हमने अभी कॉजेस देखा कि पेप्टिक अल्सर के कॉजेस क्या हो सकते हैं, किन किन रीज़न से पेप्टिक अल्सर हो सकती है। अब हम इसका पैथोजेनेसिस देखेंगे। पैथोजेनेसिस ये देखेंगे कि वो काम कैसे करी, मतलब हमारी बॉडी में क्या प्रोसेस कर रही है। तो देखो पैथोजेनेसिस में इम्बैलेंस बिटवीन एग्रेसिव एंड डिफेंसिव फैक्टर। अब यहाँ पे एग्रेसिव फैक्टर क्या होते हैं, जैसे एसिड, पेप्सिन, एच पाइलोरी, NSAID, हमने जो भी कॉजेस पढ़ा था, ईटियोलॉजी पढ़ा था, वो एग्रेसिव फैक्टर में आते हैं। डिफेंसिव फैक्टर मतलब वो होता है डिफेंस, मतलब समझ आ रहा है, डिफेंस, हमारी बॉडी को वो डिफेंस कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो उसमें क्या आ गया, हमारी म्यूकोसल लाइनिंग आ गई, म्यूकोसल ब्लड फ्लो आ गया, प्रोस्टाग्लैंडिन आ गया, बाइकार्बोनेट आ गया। बाइकार्बोनेट क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में एसिडोसिस हो जाता है तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट ही देते, तो एसिड को बैलेंस करने के लिए बाइकार्बोनेट होता है, तो ये भी हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। बट अगर इन सब के बीच में अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में क्या होगा, पेप्टिक अल्सर का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें लिखा हुआ इम्बैलेंस बिटवीन एग्रेसिव एंड डिफेंसिव फैक्टर। एग्रेसिव क्या थे, जो इस चीज को और बढ़ावा दे रहे थे, मतलब पॉजिटिव फैक्टर, जैसे एसिड हो गया, एच पाइलोरी, पेप्सिन, ये सब हो गया। लेकिन डिफेंसिव क्या थे, जो इस चीज से बचा रहे थे। अगर इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो पर्सन है उसको क्या होगा, पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस हो जाएंगे। ये था पैथोजेनेसिस। देखो कंफ्यूज की बात नहीं है, अगर ईटियोलॉजी पूछ रहा है तो हम उसमें ईटियोपैथोजेनेसिस उसमें साथ में पूछा तो बेसिकली हम क्या करेंगे, कॉजेस को लिखते लिखते हम उसको प्रॉपर एक्सप्लेन भी करते चलेंगे कि हाँ अगर पेप्टिक अल्सर होने का ये रीज़न है तो बेसिकली वो क्या प्रोसेस कर रही है हमारी बॉडी में जाने के बाद, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो रहा है। ठीक है, और पैथोजेनेसिस मतलब कि क्या कौन सा फंक्शन के बीच में इम्बैलेंस हो रही है, हमारी बॉडी में कौन सा फंक्शन एबनॉर्मल हो रहा है जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर कॉज हो रही है ना। तो देखो इसके बाद हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि अगर हमारी बॉडी में पेप्टिक अल्सर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है तो क्या क्या स्टेप्स होंगे पेप्टिक अल्सर के डेवलपमेंट में। देखो सबसे पहले म्यूकोसल इंजुरी और वीकनिंग ऑफ प्रोटेक्टिव बैरियर। हमारे जो पेट के उसमें म्यूकोसल लेयर होती है जो कि बेसिकली हमको एसिड के एक्सपोजर से डिफेंस करती है, हेल्प करती है, मतलब बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। फर्स्ट स्टेप में जो म्यूकोसल लाइनिंग है वो म्यूकोसल लाइनिंग ही वीक हो जाती है, इसमें इंजुरी आ जाती है, प्रोटेक्टिव बैरियर क्या होगा यहाँ पे, वीक हो गए। जब प्रोटेक्टिव बैरियर भी वीक हो गए तो जो सब म्यूकोसा है, जो हमारे म्यूकोसा के बाद जो सब म्यूकोसा आता है वो किसके एक्सपोजर में आ जाएंगे, एसिड और पेप्सिन के एक्सपोजर में आ जाएंगे। जब ये एक्सपोजर में आ जाएंगे एसिड की वजह से वहाँ पे क्या स्टार्ट होगा, सेल नेक्रोसिस होने लगेगा या तो इन्फ्लामेशन कॉज होने लगेगा, और इन्फ्लामेशन और नेक्रोसिस के बाद वहाँ पे अल्सर फॉर्म होंगे विथ इरोजन ऑफ अंडरलाइन टिश्यू। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे कि पेप्टिक अल्सर में साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है। देखो कभी भी अगर हमारे कोई भी डिसीज़ अगर पेट से रिलेटेड है, चाहे वो फिर गैस्ट्राइटिस हो, पेप्टिक अल्सर हो, तो उसमें मेन एक कॉज रहता है कि अगर पेट में कोई प्रॉब्लम है तो जो हमारा पेन होगा वो एपिगेस्ट्रिक पेन होगा। अब एपिगेस्ट्रिक पेन क्या होता है, हमारा जो एब्डोमिन है उसके 9 रीजन्स होते हैं, मतलब अगर वहाँ पे हम लाइन खींचे तो 7 रीजन में डिवाइड किया गया है एब्डोमिन का। उसका जो सबसे जो बीच वाला पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला, उसको हम एपिगेस्ट्रिक पेन बोलते हैं, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर वाला रीजन। तो उसमें अगर पेन हो रहा है, और कैसा पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, ग्नोइंग पेन होगा। ग्नोइंग पेन मतलब ऐसा बोल रहा है कि वो पेन पहले कम होगा देन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि वो बढ़ता घटता रहेगा। इन द अपर एब्डोमिन रिलीव्ड बाय फूड,
ऐसा भी हो सकता है कि जब भी हम उस फूड को कंज्यूम कर ले तो फूड लेने के बाद जो एपिगेस्ट्रिक पेन है वो कम हो जाए। वो स्पेशली किस में होता है, डिओर्डिनल अल्सर में होता है। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम कॉज करते हैं। अगर किसी पेशेंट को किसी पर्सन को डिओर्डिनल अल्सर हुआ है तो बेसिकली क्या होगा, जब भी वो फूड को इंटेक करेगा तो कहीं ना कहीं उसको रिलीव्ड मिलेगा पेन से, देन कुछ टाइम बाद 1 घंटे बाद वो पेन स्टार्ट होगा। लेकिन अगर वहीं पे उसको पेप्टिक अल्सर है, मतलब गैस्ट्राइटिक अल्सर है, तो जब भी वो फूड को लेगा तो वो तुरंत पेन, मतलब फूड लेने के बाद उसको बहुत पेन होगा। ये डिफरेंस होता है पेप्टिक अल्सर और डिओर्डिनम अल्सर में, कि डिओर्डिनम अल्सर में फूड लेने के बाद रिलीव्ड मिल रहा है और उसके कुछ घंटे बाद पेन स्टार्ट हो रहा है। बट गैस्ट्रिक अल्सर मतलब पेप्टिक अल्सर में क्या हो रहा है, फूड लेने से ही उसको पेन स्टार्ट हो जा रहा है। देन सेकेंड हमारा सिम्टम्स है नॉसिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, ब्लॉटिंग की कंडीशन होगी, हार्ट बर्न होगा क्योंकि कहीं ना कहीं एसिड का सिक्रीशन एक्सेसिव हो रहा है, हीमेटेमेसिस होगा, हो सकता है कि वॉमिटिंग ब्लड के साथ हो जाए, मेलिना हो सकता है ना जी। मेलिना का मतलब होता है हमारा ब्लैक स्टूल, जो स्टूल है वो ब्लैकिश कलर के हो जाएंगे। तो ये क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है पेप्टिक अल्सर के। देन हम देखेंगे पैथोलॉजिकल चेंजेस कि जब भी हमारी बॉडी में पेप्टिक अल्सर होता है तो क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ग्रॉस अपीयरेंस। देखो जब भी पैथोलॉजी सब्जेक्ट लिखते हैं, अगर उसमें कोई भी डिसीज़ के बारे में लिखना है तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट रहता है कि उसका एक कॉजिंग मतलब ईटियोलॉजी पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारी बॉडी में वो डिसीज़ किस प्रोसेस से आगे बढ़ रही है वो प्रोसेस पता होना चाहिए। और सेकेंड थिंग, हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसका ग्रॉस अपीयरेंस और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस हमें पता होना चाहिए। अब ग्रॉस अपीयरेंस और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस वो होता है, ग्रॉस अपीयरेंस मतलब ये होता है कि हम उसको नेकेड आई से देख के हम उसको बता सके कि हाँ वो पर्टिकुलर जगह पे प्लेस पे क्या चेंजेस आए हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपिक मतलब होता है कि हमें चेंजेस को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड पड़ेगी। तो अगर पेप्टिक अल्सर हुआ है तो ग्रॉस चेंजेस क्या होंगे, सबसे पहले लोकेशन कहाँ पे होगा, कॉमनली इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओर्डिनम और लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। देखो स्टमक के 2 कर्वेचर होते हैं, एक लेसर कर्वेचर होता है, एक ग्रेटर कर्वेचर होता है। तो जो पेप्टिक अल्सर है वो ज़्यादातर लेसर कर्वेचर को टारगेट करता है। और सेकेंड थिंग, वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओर्डिनम, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइनिंग है, जो डिओर्डिनम है उसका फर्स्ट पार्ट में ये ज़्यादा कॉज होता है। देन फिर अल्सर इज राउंड टू ओवल, अगर हम उसको देखेंगे उसका अपीयरेंस तो वो राउंड नहीं दिखेगा, ओवल दिखेगा। मतलब कि राउंड भी दिख सकता है, ओवल भी दिख सकता है, जरूरी नहीं कि वो राउंड ही दिखेगा। विथ क्लीन पंच्ड आउट मार्जिन एंड स्मूथ बेस, मतलब उसके मार्जिन मार्क्स ही रहेगी, है ना, स्मूथ बेस उसका स्मूथ सा रहेगा। क्यों, कहीं ना वो पेप्टिक अल्सर हुआ है। तो मतलब ये यहाँ पे बता रहे कि अल्सर शेप किस चीज़ के रहेंगे। देन साइज यूजुअली लेस देन 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मतलब कि उसका जो साइज़ है उसका जो डायमीटर है, देखो यहाँ पे राउंड और ओवल देखा था, ऑब्वियसली हम उसमें डायमीटर देखेंगे तो डायमीटर बेसिकली देखा जाए तो 2 सेंटीमीटर के भी हो सकते हैं और लेस देन 2 सेंटीमीटर भी हो सकते हैं। देन हम इसका माइक्रोस्कोपिक फीचर देखेंगे। मैंने बताया था ग्रॉस स्ट्रक्चर और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हमें लिखना होता है। तो अभी हमने ग्रॉस स्ट्रक्चर देखा था कि जो पेप्टिक अल्सर है सबसे पहले तो वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओर्डिनम होगा, देन लेसर कर्वेचर में होगा। और दूसरी चीज़ हमने क्या बताया था कि उसका जो शेप होगा वो क्या होगा, राउंड टू ओवल हो सकता है और साइज में वो 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर हो सकते हैं या लेस देन 2 सेंटीमीटर हो सकता है। अब हम इसका माइक्रोस्कोपिक फीचर्स देखेंगे। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में सबसे पहले हम देखेंगे नेक्रोटिक जोन, मतलब कि सुपरफिशियल लेयर विद डेड सेल। जो सुपरफिशियल जो सबसे फर्स्ट लेयर रहेगी उसका नेक्रोसिस हो गया होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो फर्स्ट लेयर ही एसिड के एक्सपोजर में आएगी, तो वो कहीं ना कहीं वो सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और डेड होने के बाद जो सुपरफिशियल लेयर है वो क्या होगी, डेड, नेक्रोसिस हो जाएगा, डेड सेल दिखेगी, उसको क्या बोलते हैं, नेक्रोटिक जोन। देन आता है हमारा इन्फ्लामेटरी लेयर्स। देखो न्यूट्रोफिल्स एंड इन्फ्लामेटरी एक्जुएट। देखो जब भी हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होती है, मतलब अगर हमारी बॉडी में कोई चीज़ जैसे यहाँ पे एसिड के एक्सपोजर में आ रहा है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है। और इन्फ्लामेशन क्या होता है, जब भी इन्फ्लामेशन होती है तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उसके रिस्पॉन्स में न्यूट्रोफिल्स को भेजता है, ठीक है। तो वो न्यूट्रोफिल्स और इन्फ्लामेटरी एक्जुएट, जो भी न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये जो रहते हैं ये क्या करेंगे, वहाँ पे एक्जुएट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेंगे, तो वो इन्फ्लामेटरी लेयर हो गई, मतलब वहाँ पे स्वेलिंग दिखेगी। देन ग्रेनुलेशन टिश्यू, न्यू ब्लड सेल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। देखो जब भी नेक्रोसिस की प्रोसेस हुई है या सेल डैमेज हुआ है तो हमारी बॉडी उसको रिकवर करने के लिए वहाँ पे न्यू कैपिलरीज बनाएगी, है ना। तो वहाँ पे हमको कहीं ना कहीं न्यू ब्लड सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट दिखेंगे। देन फाइब्रस स्कार टिश्यू, डीपेस्ट लेयर रिप्लेसिंग नॉर्मल म्यूकोसा, मतलब कि जो डीप लेयर रहेगी, जो फर्स्ट लेयर है उसका तो नेक्रोसिस हो चुका, नेक्रोसिस
नेक्रोटिक जोन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा एसिड के एक्सपोजर में वही आई थी। देन फाइब्रस स्कार, अब वहाँ पे स्कार फॉर्म होना स्टार्ट होगा। तो ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक फीचर है। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जो पेप्टिक अल्सर है वो इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या होगा, जैसे नेक्रोटिक जोन, इन्फ्लामेटरी लेयर या ग्रेनुलेशर टिश्यू या स्कार फॉर्मेशन। इन सारे चीज़ से हम पता कर सकते हैं कि हाँ पेप्टिक अल्सर कैसा है या पेप्टिक अल्सर कितना सीवियर हुआ है। देन लास्टली हम कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। देखो कॉम्प्लिकेशन में देखेंगे कि सबसे पहले अगर पेप्टिक अल्सर हुआ है तो हीमोरेज मतलब हीमेटेमेसिस और मेलिना। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर एसिड के एक्सपोजर में हो गया है तो वहाँ पे हीमोरेज की कंडीशन हो सकती है, पेट में ब्लीडिंग की कंडीशन हो सकती है, जिसकी वजह से अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो वो हीमेटेमेसिस हो सकती है, मतलब वॉमिटिंग विथ ब्लड। देन है परफोरेशन। परफोरेशन मतलब कि वहाँ पे होल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो अल्सर है वो उस लाइनिंग को इरोड करना स्टार्ट करेगी, उसकी थिकनेस ऑफ वॉल तक पहुंचेगी और इतना पहुंचेगी कि वहाँ पे वो परफोरेशन मतलब होल फॉर्म कर देगी। और कभी कभी इतना वो सीवियर हो जाता है कि वो हमारे पेरिटोनाइटिस तक पहुंच जाता है। ये पेरिटोनियल जो लेयर रहती है वहाँ तक पहुंच जाता है, कैविटी तक, और वहाँ पे पेरिटोनाइटिस भी क्रिएट कर देता है। देन हमारा पेनिट्रेशन। अल्सर इरोड्स इनटू एडजेसेंट ऑर्गन्स लाइक पैंक्रियाज और लीवर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि वो पेट से पहुंच के आसपास के जो लीवर है उसको भी डैमेज करने स्टार्ट कर दिए। ये कॉम्प्लिकेशन में पड़ रहे हैं, आगे में क्या क्या हो सकता है। देन हमारा पाइलोरिक स्टिनोसिस, स्कारिंग एंड एडिमा कॉज ऑब्स्ट्रक्शन ए गैस्ट्रिक आउटलेट। स्कार फॉर्मेशन या एडिमा की कंडीशन आ सकती है जिसकी वजह से हमारा जो गैस्ट्रिक आउटलेट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। एंड देन लास्ट है हमारा मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर में बिकम कैंसरस। अगर हमारा गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है, बहुत दिन से वो चीज़ हमारी बॉडी में अकर है और हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कैंसर को बढ़ावा दे सकती है, मतलब कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। इसमें हमने कॉज में जैसे देखा था सिंड्रोम था, जिसमें जो कैंसर सेल्स एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ हो रही थी वो, और वो एक्स्ट्रा एसिड सिक्रीशन करते हैं। तो अगर वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक, बहुत ज़्यादा टाइम से है तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगी, कैंसरस कॉज कर सकती है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग एकेडमी को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट टॉपिक आप किस पे चाहते हैं कमेंट बिलो।